साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है और हम लोग एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि भारत का उद्देश्य और उसकी पूर्ति के लिए जो प्रयास चल रहे हैं वो कहाँ तक सफल हैं। और ये सफ़र हमारा पिछले वीडियो तक आके बायोफ्यूल तक ख़त्म हुआ था। उससे आगे की कहानी जिसमें हम बायोफ्यूल के बारे में जो पॉलिसी है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि 2030 तक हम चाहते हैं कि जो ब्लेंडिंग है एथेनॉल की और बायोडीज़ल की पेट्रोल में और डीजल में, वो पेट्रोल में क्रमशः 20% तक और डीजल में 5 से 10% तक हो सके। साथ ही साथ जो बीच में वायबल फंडिंग की बात है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हैं कि ऐसी कंपनियां जो बायोडीज़ल या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां से बायोडीज़ल प्रोड्यूस होंगे या जो भी तंत्र उसमें काम कर रहा होगा उनमें अगर कोई फंडिंग की प्रॉब्लम रहेगी तो उसको गवर्नमेंट दूर करेगी कुछ सालों तक। इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों कि जो भी ब्लेंडिंग हम बायोडीज़ल या बायोफ्यूल से कर पाएंगे डीजल अथवा पेट्रोल में, उससे उतने प्रतिशत पेट्रोल का बिल, पेट्रोलियम का बिल घटेगा। पेट्रोलियम का बिल घटने का सीधा सीधा असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल की, उसका बहुत बड़ा असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है। उस पे हम काफ़ी कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे और जब हम वहाँ से पैसे घटाएंगे तो हमारी सरकार के पास पैसे होंगे ताकि अदर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या सोशल सेक्टर में जहाँ भी आवश्यकता है आप देखते होंगे वहाँ पे वो पैसे लगाए जा सकें और डेवलपमेंटल वर्क किए जा सकें। तो ये सारी बातें थी आपको बायोफ्यूल से संबंधित। और अब हमारी जो यात्रा है वो बायोफ्यूल के पश्चात न्यूक्लियर रिसर्च पे चलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी और उसके लिए भारत पूरी तरह से कटिबद्ध है और रिसर्च डेवलपमेंट बहुत पहले से चल रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसके लिए विज़न तैयार किया और 1953-54 में ही उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि विश्व में अगर आपको अपनी इज्जत मान मर्यादा बढ़ानी है तो आपको न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री होना पड़ेगा। और उनकी बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि एक तो ऊर्जा प्राप्ति में, दूसरा जो जिस तरह से वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका की एक तरह से मोनोपोली चल रही थी, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कभी भी किसी को थ्रेट कर सकता था, अमेरिका करता था। तो अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए ज़रूरी था कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर हो। तो ये सारी बातचीत होगी आपसे और आगे चलते हैं हम लोग। आज से शुरू करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च जो भारतवर्ष में चल रहा है। न्यूक्लियर रिसर्च। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा one of the gem India have ever produced in the field of science। आपके जो न्यूक्लियर पॉलिसी है या फिर जो आज हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हुए हैं उनके पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। इन्होंने उस समय ही ये बात कही, मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा कि अगर आप न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री नहीं होंगे तो दुनिया आपको इज्जत नहीं देगी, आपको न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनना होगा। साथ ही साथ हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं थी, न्यूक्लियर रिसर्च चल रहे थे और न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम हार्नेस कर सकते थे। तो उनका यही कहना था कि यदि हम न्यूक्लियर रिसर्च करेंगे तो दो तरह से हमें ये फ़ायदे मिलाएगा। एक तो हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे और दूसरा हमारे पास मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, जो कि ये टर्म खैर 2003 में हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में आया, लेकिन उन्होंने उसी समय कहा था कि हमारी सोवरेनिटी की रक्षा के लिए हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स, नाभिकीय आयुध होने चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग देख रहे थे जापान को बिना नॉन न्यूक्लियर कंट्री उसको
1945 में न्यूक्लियर बम मार दिया गया। 1971 की लड़ाई में भारत को सीधे सीधे अमेरिका ने चेतावनी दी कि हमारा 7वां बेड़ा जा रहा है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। हमें न्यूक्लियर थ्रेट मिली थी कि आप लड़ाई बंद कीजिए, बट वो IR का मैटर है, उसको हम लोग कभी और देखेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी चलती है बच्चों। तो चलिए पहले देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले जो है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भारत में नींव रखी, और जब ये नींव रखी तो फिर यहाँ रिसर्च होना शुरू हुआ। और नींव रखने के बाद सबसे पहले बार्क बनता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। शुरू में ये न्यूक्लियर रिसर्च से डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट था। आज की डेट में यहाँ साइंस के और भी स्ट्रीम्स हैं, जिसमें केमिकल साइंस भी है, बायोलॉजिकल साइंस भी है। तो शुरुआत में यहाँ एटॉमिक रिसर्च ये शुरू हुआ, और 1956 में 1956 में हमारा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अप्सरा बनके तैयार हुआ, जो बार्क के कैंपस में है। और इसे बनाने में यूनाइटेड किंगडम से मदद ली गई थी, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुआ था देश, तो हमारे दुश्मन भी थे इंग्लैंड वाले और कभी कभी मित्र भी थे। तो यूनाइटेड किंगडम से मदद ली गई और अप्सरा स्टैब्लिश किया गया। इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। और रिसर्च शुरू होते हैं, और अप्सरा के बारे में कहा जाता है ये एशिया का पहला रिएक्टर था, एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत ही का नहीं बल्कि एशिया का पहला रिएक्टर था। तो यहाँ से हमारी रिसर्च की नींव पड़ती है बच्चों, और रिसर्च शुरू होते हैं। तो लिख लीजिए, भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान, भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की दूरदर्शिता का देन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की दूरदर्शिता की देन है। उन्नीस सौ तिरपन चौवन में डॉक्टर भाभा ने परमाणु संपन्नता पर, डॉक्टर भाभा ने परमाणु संपन्नता पर, परमाणु शक्ति संपन्नता पर एक वक्तव्य दिया और कहा कि परमाणु शक्ति न सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, न सिर्फ ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अपितु
अपितु इस असंतुलित विश्व में शक्ति संतुलन का भी कार्य करेगा। शक्ति संतुलन का भी कार्य करेगा। इंग्लिश वर्जन, atomic energy research in India was pioneered by Dr. Homi Jahangir Bhabha. Dr. Homi Jahangir Bhabha, he envisioned that atomic energy, he envisioned in the year 1953-54 that atomic energy not only quench our energy demand, but it also bring equilibrium of power. It also bring equilibrium of power in such insecure world. जब भाभा ने ये बात कही बच्चों, तो यहाँ आपको पता है डेमोक्रेसी है तो डिबेट्स होते हैं। यहाँ भी डिबेट ये हुए कि भाई अभी इतना पैसा हम अगर रिसर्च में लगाएंगे, विज्ञान में लगाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे सोशल वर्क हैं, खाने को कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, खेती अच्छी नहीं है, तो वो कौन देखेगा। तो डॉक्टर भाभा ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अनाज और खेती और इन सब चीज़ों पे कार्य करें, लेकिन अगर देश रहेगा ही नहीं तो फिर ये किसके लिए। तो ये सारी बातें, खैर स्पेस रिसर्च जब हम पढ़ेंगे तो यही सारी तकरीरें विक्रम साराभाई ने भी दी थी, क्योंकि जब विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा, ये दोनों जेम्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए, जिनके विज़न को आज हम रियलाइज़ होता देख रहे हैं। आज हम सुपर पावर हैं स्पेस रिसर्च में भी और न्यूक्लियर रिसर्च में भी। तो ये जिस समय अपना विज़न दे रहे थे, ये वही समय था 50 का दशक कह लें, स्वतंत्रता के जस्ट बाद। और लोग उस समय व्यस्त थे बाकी कार्यों के लिए, और गलत भी नहीं थे, उन लोगों का भी सोचना सही था, लेकिन दूरदर्शिता इसी में है, प्रायोरिटी डिसाइड करने में कि पहले किसे किया जाए, पहले इंडस्ट्री बनाई जाए, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाए, कि पहले विज्ञान के साथ भी चला जाए। तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े विजनरी थे और उन्हें ये लगा, इन दोनों लोगों की बातों में बहुत दम लगा और नेहरू जी का साथ मिला इन दोनों को। और अनफॉर्चुनेटली जिस समय इंडिया टेक ऑफ कर रहा था विज्ञान के क्षेत्र में, न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में या स्पेस के क्षेत्र में, ये दोनों जो हमारे जेम्स थे, रत्न जिनको कह दें, वो छीन लिए गए हमसे। और होमी जहांगीर भाभा की तो मृत्यु एक प्लेन क्रैश में होती है, माउंट ब्लैंक के पास प्लेन क्रैश होता है, और कहा जाता है ऐसा कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ था। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इन्होंने विज़न दिया और कहा कि हम अपनी एनर्जी डिमांड भी पूरी कर सकते हैं और साथ ही साथ शक्ति संतुलन की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्व बड़ा असुरक्षित है। असुरक्षित इसलिए कि बिना न्यूक्लियर संपन्न देश पे आप परमाणु बम मार देते हो, लाखों लोग को मार देते हो। ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो परमाणु एनर्जी की जो शुरुआत हुई वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विज़न से हुई, और 1956 में
अप्सरा बनता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो कुछ आप शुरुआत हम लोग जब भी करें साइंस की, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं पहले भारत सरकार के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस रिसर्च के लिए जिम्मेवार है, जो इस रिसर्च को कराता है, उसकी फंडिंग को इंश्योर करता है, साथ ही साथ विश्व के साथ टाई अप या जो कुछ भी हो उसमें वो अग्रणी भूमिका निभाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग है, 1954 में बना था परमाणु ऊर्जा विभाग। ये 1954, डॉक्टर भाभा 1953 में उन्होंने ये विजन दिया। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यही वो डिपार्टमेंट है बच्चों जो न्यूक्लियर रिसर्च के एक्सक्यूशन में अग्रणी भूमिका, एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग लिख लीजिए। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई। उद्देश्य क्या थे बच्चों? शॉर्ट में लिखिए ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि परमाणु ऊर्जा का दोहन किया जाए, जिसके लिए नाभिकीय रिएक्टर बनाए जाएं, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर, हिंदी में रिएक्टर लिख सकते हैं आप। रिएक्टर का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना, इसका मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापन, इसका रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, तथा कार्य निष्पादन एक्सक्यूजन कार्य निष्पादन, उसको देखना ही नाभिकीय ऊर्जा विभाग का कार्य था। तो आप लिख ले कि परमाणु ऊर्जा विभाग रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, संचालन, रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, संचालन, स्थापना, खनिजों के अन्वेषण। कौन से खनिज? वे खनिज जो कि न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित हो, जैसे कि पिच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क, खनिजों के अन्वेषण, तथा साथ ही नाभिकीय कचरे के निस्तारण। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नाभिकीय कचरे के निस्तारण को देखता है। तो ये नोडल एजेंसी। इंग्लिश वर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 3 अगस्त 1954 with an objective of establishment of nuclear reactor, establishment, designing of nuclear reactor, management and maintenance of nuclear power, management and maintenance of nuclear power, and
mineral exploration related with nuclear research and mineral exploration related with nuclear research and nuclear waste management with an objectives. These are the objectives of Department of Atomic Energy Agency. और इसमें जब एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बना तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस बने। वो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था बार्क। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई, 1954। एटॉमिक रिसर्च के लिए ऑब्जेक्टिव था एटॉमिक रिसर्च, और यहीं पे पहला रिएक्टर बनता है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अप्सरा। वैसे इसके कैंपस में आज की डेट में कई सारे रिएक्टर हैं, अप्सरा, पूर्णिमा, जर्लिना, साइरस एंड ध्रुव। ये सारे रिएक्टर्स बच्चों इंडिया के बार्क के कैंपस में हैं, और दीज ऑल आर मिलिट्री ग्रेड रिएक्टर और रिसर्च रिएक्टर। मैं बताऊंगा आपको, अभी धीरे धीरे हम लोग आएंगे 1, 2, 3 एग्रीमेंट के बारे में। जब बताऊंगा तो हमने अपने रिएक्टर्स को 2 भागों में बांटा। एक तो पीसफुल वर्क के लिए जो थे उसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर्स थे, और कुछ रिसर्च रिएक्टर हमने रिजर्व रखे जिसकी हम इंस्पेक्शन की अनुमति नहीं देते। उनमें से ये हैं अप्सरा, पूर्णिमा, जर्लिना, साइरस, ध्रुव। कल्पक्कम का 2 यूनिट है, कल्पक्कम का 1 यूनिट है, और तारापुर के 2 यूनिट। ये हमारे जो 8 रिएक्टर हैं, दे ऑल आर मिलिट्री ग्रेड रिएक्टर, और यहाँ हम रेडियो आइसोटोप्स बनाते हैं, यहाँ हम प्लूटोनियम और यूरेनियम एनरिच करते हैं ताकि परमाणु बम बना सकें। ये दुनिया जान गई है, उससे अब हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है अप्सरा, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1956। इट वॉज द फर्स्ट रिएक्टर नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ एशिया। तो हमारा जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है, आप ध्यान दीजिए, तो चाइना से पहले शुरू हो गया। गलतियां कुछ हुई जिससे हम पीछे रह गए, लेकिन हाँ, अप्सरा ये शुरू हुआ है 1956 में। तो लिख लीजिए, भाभा अनुसंधान केंद्र, यह पहला बहुविषयी मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि केवल एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करना, केवल परमाणु बम ही नहीं बनाना, रेडियो आइसोटोप्स भी बने, जिसकी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात मैं करूंगा। कैंसर की बहुत सारी जो कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, वो रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा की जाती है। कोबाल्ट 60 से हम रेडियोथेरेपी करते हैं। वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट को डील करने के लिए पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसको लिख लीजिए, बार्क वॉज द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीलिंग न्यूक्लियर रिसर्च in multi-dimensional way, for example energy, for example atomic bomb and third nuclear medicine. ये पहला रिसर्च सेंटर था जो इसके लिए बना।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, R&D, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट वन है बच्चों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम। विजन देने के बाद डॉक्टर भाभा हमारे बीच 1966 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कार्य कर रहे थे। लोग जो इनके थे वो काम कर रहे थे। डॉक्टर राजा रमन्ना, बाद में फिर कलाम साहब का भी साथ मिला, बहुत सारे हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने काम किया है। तो 1971 में 1971 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम, तमिलनाडु। 1971 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च शुरू किया गया और भारत सरकार के अंतर्गत ये भी इनिशिएटिव लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है बच्चों हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे के लिए। जो भी मैं बताना भूल गया, जो हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विजन पे आधारित है। उस पर भी एक चर्चा बाकी है, वो हम करेंगे। कलपक्कम में ही कुछ ऐसा बना जिसने हमारी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक नया मोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि कलपक्कम में बना तब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ये मोड़ मिला। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर भाभा के ब्रेन चाइल्ड या उनके दिमाग की ही उपज थी। और यहाँ पे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की तकनीकी डेवलप हुई। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, तीव्र ब्रीडर रिएक्टर इसको कहते हैं हिंदी में। तीव्र ब्रीडर रिएक्टर की तकनीकी, उसका ताना बाना यही बुना गया है कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में। और जब सेकंड जनरेशन, सेकंड फेज हम पढ़ेंगे अपने न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करने के जो फेजेस हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों। फिलहाल अभी इतना ही जानिए। अभी हम लोग आते हैं जो 3 फेज एनर्जी को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका आधार क्या है और सेकंड फेज क्या था, इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी चर्चा होगी। तो फिलहाल फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का ताना बाना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में बना। लिख लीजिए इसको। इसके स्थापना वर्ष 1971 भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत की गई। यह केंद्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीकी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया। यह केंद्र फास्ट ब्रीडर, तीव्र ब्रीडर रिएक्टर की तकनीकी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाया तथा एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कामिनी, नाम याद रखिएगा, कामिनी, तथा एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, तीव्र ब्रीडर रिएक्टर है कामिनी, का निर्माण किया गया। कामिनी का निर्माण किया गया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो ईंधन यूज होता था
यूरेनियम ऑक्साइड के साथ प्लूटोनियम मिला करके जब हम उपयोग में लाते थे तो ये जितना प्लूटोनियम यूज़ किया जाता था उससे डबल प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर देता था। फिर से ध्यान दीजिएगा, जितना प्लूटोनियम यूज़ किया जाता था यूरेनियम ऑक्साइड के साथ मिला करके, ये डबल प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर देता था। ट्वाइस प्लूटोनियम कैसे करता था? चूंकि ये सिद्धांत है ट्रांसम्यूटेशन, उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसके प्रिंसिपल में। बस इतना याद रखिए, इसी कारण इसका नाम ब्रीडर पड़ा कि भाई ईंधन जितना मान लो 2 ग्राम डाला गया तो 4 ग्राम प्लूटोनियम निकल जाता था। अब आप सोच रहे हैं ऊर्जा कैसे निकलती थी? तो बच्चों, जो यूरेनियम ऑक्साइड है और ट्रांसम्यूटेशन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अपना नाभिक परिवर्तित कर लेते हैं। उस पर एक चर्चा बाकी है, अभी हम लोग धीरे धीरे उधर बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ सुनिए, ये याद रखिएगा, इसका नाम ब्रीडर रिएक्टर इसलिए पड़ा क्योंकि जितना ईंधन इसमें डालते थे उसका डबल हमें वापस मिल जाता था, ब्रीडर रिएक्टर। और ये प्लूटोनियम जो था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इससे आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। सो दिस इज द फिसाइल मटीरियल, फिसाइल मटीरियल फॉर एटॉमिक बम। फिसाइल मटीरियल फॉर एटॉमिक बम। हमारे पास फिसाइल मटीरियल नहीं था, हमारे पास यूरेनियम जो प्रकृति में पाया जाता है वो कम था, उसका डिपॉजिट भी कम था, लेकिन हमारे पास थोरियम का अपार भंडार था। तो हमारा जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो 3 फेज में चलने के लिए डॉक्टर भाभा ने यही कहा था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, नाम है कामिनी, इसका निर्माण इस सेंटर में किया गया, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड के ईंधन पे कार्य करता है तथा जितना प्लूटोनियम डालो उससे ज़्यादा प्लूटोनियम वापस दे देता है। तो आप लिख सकते हैं इसको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, स्थापना दिवस 1971। यहाँ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की तकनीकी का विकास हुआ तथा कामिनी रिएक्टर बनाया गया, जो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड के ईंधन से चलता है तथा जितना ईंधन डालो उसका 2 गुना ईंधन प्लूटोनियम के रूप में दे देता है। जितना ईंधन उपयोग करो, जितना प्लूटोनियम उपयोग करो, ये लिखेगा, ईंधन गलत होगा लिखना क्योंकि यूरेनियम ऑक्साइड खर्च होता है। जितना प्लूटोनियम डालो उसका 2 गुना प्लूटोनियम वापस मिल जाता है। इंग्लिश वर्जन, इंदिरा गांधी Atomic Research Center Kalpakkam was established in the year 1971 in Tamil Nadu. It was the center engaged in development of technique associated with fast breeder test reactor, and one reactor Kamini was formed which consume plutonium and uranium oxide as a fuel, which consumes plutonium and uranium oxide as a fuel and reproduce double plutonium as a nuclear waste, and produce double plutonium as a nuclear waste। ये न्यूक्लियर वेस्ट है, लेकिन इस न्यूक्लियर वेस्ट में भी आपको पता है, अभी मैंने आपसे बात कही कि न्यूक्लियर वेस्ट का निस्तारण बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों। न्यूक्लियर वेस्ट के निस्तारण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट में भी बहुत सारे ऐसे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जिसकी उपयोगिता बताई नहीं जा सकती। बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट से पहले वो रेडियो आइसोटोप्स निकाले जाते हैं। उसके बाद उस न्यूक्लियर वेस्ट को पहले तो उसे ठंडा किया जाता है, पानी में डाल के कई दिनों तक रखा जाता है ताकि वो जो टेम्परेचर है, क्योंकि वो रिएक्टर में से निकाला गया है जहाँ पे तापमान करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो सकता है,
तो उसको पहले ठंडा करना, ठंडा करने के बाद उससे रेडियो आइसोटोप्स निकालना, उसके बाद उसे मोटे मोटे कंक्रीट के बॉक्स में डाल करके पैक करके ज़मीन के अंदर दफन किया जाता है अथवा डीप ओशन में डाला जाता है, ताकि वहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो बाहर ना आए। अदरवाइज़ वो बहुत हार्मफुल होते हैं, जान भी जा सकती है, अनुवांशिक मटेरियल में जाकर के चेंज कर सकते हैं, म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए उसका निस्तारण बहुत आवश्यक है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कामिनी बन चुका है हमारे पास आपको पता है कि यूरेनियम कम था, हमें एनरिच करना भी नहीं आ रहा था यूरेनियम को, हमें सीखना था कि हमें यूरेनियम एनरिच भी कर लें। हमें यह भी सीखना था कि हमारे पास थोरियम है और उस थोरियम को कैसे उपयोग में लाएं कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सके। हमें यह भी सीखना था कि हमें परमाणु बम कैसे बनाना है। तो जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में हमारा रिसर्च चल रहा था, वो कामिनी ने आकर के उस रिसर्च को कंप्लीट किया है बच्चों। बहुत मन से इसे याद रखिए, ध्यान रखिए। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर तकनीकी जो डेवलप की गई कलपक्कम में, और जिसके कारण हम 1974 का और 1998 का परमाणु विस्फोट पोखरण 1 और पोखरण 2 कर पाए। इतना बड़ा रोल है इस रिएक्टर का। सो प्लीज डू रिमेंबर। और फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च। राजा रमन्ना अगेन हमारे परमाणु वैज्ञानिक भारत के, डॉक्टर भाभा के बाद इन्होंने कमान संभाली। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट एटॉमिक रिसर्च। सत्तर के दशक में ये बार्क में ही स्टैब्लिश किया गया था, इनसाइड द कैंपस ऑफ बार्क। लेकिन 1986 में इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत ही सुंदर शहर है बच्चों। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो होलकर्स यहीं के थे, तो देख लीजिएगा आप इतिहास। इंदौर में शिफ्टिंग होती है 1986 में, और लिख लीजिए इसको। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एटॉमिक रिसर्च, एडवांस एटॉमिक रिसर्च, राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एटॉमिक रिसर्च भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बार्क के परिसर में स्थापित किया गया। बार्क के परिसर में स्थापित किया गया। ऑब्जेक्टिव 2 थे बच्चों। एक तो था लेजर अनुसंधान और दूसरा था पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर। कण त्वरक, ये 2 ऑब्जेक्टिव थे इसके कि इन दोनों पे आपको अनुसंधान करना है, बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड विथ न्यूक्लियर रिसर्च। तो शुरुआत हुई है बार्क से, लिख लीजिए। उद्देश्य था लेजर तथा कण त्वरक पर अनुसंधान
1986 में बार्क के ही कुछ वैज्ञानिकों की टोली इंदौर आकर नए परिसर में कार्य करना शुरू किया. सो द शिफ्टिंग वॉज डन इन 1986 in Indore from BARC. So you can write Raja Ramanna Center for Advanced Research was initially established in the campus of BARC with the objective of laser research and research on particle acceleration In the year 1986, a group of scientists from BARC shifted to new campus of the institute in Indore and till date they are working there. आज भी वो वहीं कार्य कर रहे हैं, यानी ये इंस्टीट्यूट इंदौर में है. तो बच्चों ये रही बात कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए हैं. अब चलिए जरा हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो न्यूक्लियर विज़न है वो क्या है. पहले तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूक्लियर पावर के वो क्या हैं, फिर हम लोग डॉक्टर भाभा द्वारा सजेस्टेड जो प्लान है उसके बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ बेसिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स की, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, न्यूक्लियर फिशन क्या है, इन सारी चर्चा को करते हुए आगे चला जाए. तो पहले हमारा विज़न क्या है, न्यूक्लियर विज़न ऑफ इंडिया. विज़न ये है बच्चों कि एक तो हमारे पास मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस हो, न्यूनतम हथियार हो, ताकि हम जो है रिटेलिएशन, अगर कोई हमें मारने आए तो हम उसका विरोध कर सकें, उसको माकूल जवाब दे सकें. मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस. उसके अलावा जो पीसफुल पर्पस है उसमें है एनर्जी प्रोडक्शन. आज के समय में इंडिया 2% एनर्जी, लगभग 2%, याद रखिएगा, लगभग बोल रहा हूं, यानी 2% से कम न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करता है. टोटल डिमांड ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी का 2% है. मतलब टोटल डिमांड ऑफ एनर्जी का सिर्फ 2% हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करते हैं. और हमारा उद्देश्य है कि 2020 तक 2020 तक जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट हो जाए. और 2032 तक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 63,000 मेगावाट हो जाए. ठीक है बच्चों. और हम चाहते हैं, हमारा विजन है कि 2050 तक 2050 तक जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो 25% ऑफ टोटल डिमांड को पूरा कर सके. 25% ऑफ टोटल डिमांड, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट के रूप में होते हैं, और स्टेटमेंट में वो डाटा भी देते हैं, और अगर आपने डेटा कहीं गलत कर दिया तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है. तो आज की डेट में भी 3-4 साल पहले एक सवाल आया था कि भारत अपने पूरी एनर्जी डिमांड का कितना प्रतिशत न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करता है, तो उस समय उत्तर था 3%, और आज की डेट में वो उत्तर
2% या लगभग 2% हो गया है। रीज़न बिहाइंड कि इन 4-5 सालों में एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनका प्रतिशत बढ़ा है। इनका प्रतिशत बढ़ा होने के कारण उस रेशियो में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बढ़ा, तो इसका कम हो गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा विच आई एम गिविंग टू यू, दैट टुडे वी आर यूजिंग अबाउट 2% ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी in total energy demand. Earlier it was 3%. सो अगर आप लोगों की आदत होती है पुराने पेपर हल करने की, तो अगर ये उत्तर आपके दिमाग में है तो इसको बाहर निकाल दीजिएगा। आज की डेट में नया डाटा ये है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम चाहते हैं ये लक्ष्य प्राप्त करना, टू गेट बाय 2020 20,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो, बाय 2030 63,000 मेगावाट, और 2050 तक लगभग 25% टोटल ऊर्जा की जो डिमांड है वो न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी हो। ये भारत का परमाणु विज़न है। तो लिख सकते हैं आप इसको कि भारत का परमाणु विज़न यह है कि 2020 तक 20,000 मेगावाट, 32 तक 63,000 मेगावाट तथा 2050 तक 25% संपूर्ण ऊर्जा की मांग को नाभिकीय ऊर्जा से पूरा किया जा सके। द न्यूक्लियर विजन ऑफ इंडिया envision that by 2020 installed capacity must reach up to 20,000 megawatt, 2032 it should be 63,000 megawatt, and by 2050 we must fetch 25% of total energy demand from nuclear energy. So this is the vision of nuclear energy of India. So these are something related with what you can say organizational structure as well as institute involved. Let's talk about some basics related with nuclear research. So before starting nuclear research, we must know the structure of an atom. एक परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जनरल साइंस की क्लास में आपने शायद पढ़ा हो। चलिए रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स, देन वी विल गो फॉर डिटेल स्टडी ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा's vision and how our what you can say research and development going on in the field of atomic energy, and how we are harnessing atomic energy not only in form of energy, but we have also made atomic bomb as well as hydrogen bomb, and more than that we are also engaged in nuclear medicine, which is very promising in the cure of cancer, or such kind of disease are cured by nuclear medicine. We will talk about it later. So let's talk about atom. Atom, आपको पता है 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1897 इट वाज जे टॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रॉब्लम यहां ये हो गई कि जो एटम था, जो परमाणु था, वो था न्यूट्रल। न्यूट्रल था, उदासीन था, कोई चार्ज नहीं था इस पे। अच्छा, परमाणु वो है जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ये बेसिक्स आप जानते हैं। अब यहां से बात चली तो इस परमाणु से ही निकला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला बच्चों परमाणु से, तो आपके भी मन में आएगा कि इसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकला है,
लेकिन पहले एटम जो था वो उदासीन था, तो कहीं इसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं होगा। तो ये चीज जो है प्रोटॉन की खोज को बढ़ावा देती है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और रदरफोर्ड के प्रयोगों का सहारा लिया गया। तो कहीं कहीं प्रोटॉन की खोज आप इन दोनों नामों को पाएंगे। तो गोल्डस्टीन ने की प्रोटॉन की खोज, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और 1932 आते आते 1932 में जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। जब प्रोटॉन मिल गया ना तो लोगों को लगा कि यार बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के अंदर होते हैं। लेकिन 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की भी खोज की और बताया कि ये उदासीन कण है, लेकिन इसका भार प्रोटॉन के बराबर होता है। ये सारी बातें जब आ गई थी, मतलब अभी न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, उससे पहले ही जो ये वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लिख लीजिए इसको, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड को। जब ये प्रोसेस चल ही रहा था, प्रोटॉन की स्टडी हो ही रही थी कि प्रोटॉन कैसा है, अंदर इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, इसमें एटम कैसा है, परमाणु कैसा है, अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन भी निकल गया, ये दोनों कैसे उस प्रोटॉन के अंदर इतना छोटा सा है, कैसे व्यवस्थित रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया बच्चों, वो प्रयोग आपको पता होना चाहिए। आप सोचो साइंस कितना इंटरेस्टिंग है। एक बहुत छोटे प्रोटॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटे परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, और कुछ वैज्ञानिक पीछे पड़ जाते हैं कि देखा जाए वास्तव में होता क्या है अंदर। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बहुत पतली सोने की पन्नी, गोल्ड फॉयल, जैसे एल्युमिनियम फॉयल आपने देखा है ना, उसी तरह बहुत पतली सोने की पन्नी ली। बहुत पतली इसलिए ली ताकि वो कुछ परमाणुओं से ही बनी हो, ढेर सारे परमाणु ना हो। पतला इतना किया गया था कि वहां बहुत कम स्तर थे परमाणु का, तभी तो परमाणु के अंदर क्या है ये पता लग पाएगा। और क्या किया इन्होंने, इस पतली पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण, और देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा कण थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वो सीधे चले गए। लगभग 14,000 गिनती की उन्होंने, 14,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे चलते चले गए। लेकिन 14,000 में से एक अल्फा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए, कुछ अपने मार्ग से थोड़ा सा हट भी गए, लेकिन 14,000 में से एक अल्फा पार्टिकल गया और टकरा के वापस इधर जो फिल्म रखी हुई थी, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पे टकरा के आ गया। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। अब जरा सोचो बच्चों, हुआ क्या होगा। अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा कण थे, 2He4, जो साइंस वाले हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। बस आप जरा सोचिए
कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हो कि आप सामने गोली चला रहे हो और सारी गोलियां निकल जा रही हो, लेकिन एक गोली बीच से वापस टकरा के आपकी तरफ आती है और आपके कान के पास से निकल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ रदरफोर्ड के साथ कि ऐसा क्या है इस गोल्ड फॉयल में, जो कि सारी गोलियां तो निकल गई, सारे अल्फा पार्टिकल निकल गए, लेकिन एक टकरा के वापस आया। यानी कि यहां पे कुछ ऐसा है, सॉलिड है वो, जिससे ये टकराया होगा, और ये इतना बड़ा है कि बाकी अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, और बाकी जो 14,000 अल्फा पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधे चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो परमाणु है बच्चों, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है। जब इससे रदरफोर्ड ने डिड्यूस किया मॉडल, तो बताया कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक है जो कि ठोस है, सॉलिड है। टकरा के वापस आए, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए, और परमाणु नाभिक के चारों तरफ का जो स्थान है वो खाली है। चारों तरफ के स्थान जो है परमाणु का वो खाली है, उस पे सॉलिड कुछ भी नहीं। और फिर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया और भी रिसर्च करने के बाद, जिसमें बताया इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस किसके? परमाणु के न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र में, यानी परमाणु का एक केंद्र होता है, रदरफोर्ड ने बताया, और केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष होते हैं जो कि खाली होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये परमाणु के केंद्र में होते हैं। क्योंकि देखा गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, कक्षक जो थे वो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर होते हैं। बाकी बहुत सारे रिसर्च हुए, फिर ये बात सामने आई कि अगर इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इस छोटे से नाभिक में बांधा गया था तो ऊर्जा लगी होगी बिग बैंग के समय में। गॉड पार्टिकल, बोसान, ये सब पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा सोचिए कि इन छोटे कणों को एक साथ बांधने में, इतने छोटे आकार के नाभिक में बांधने में ऊर्जा तो लगी होगी। इसका मतलब अगर इस नाभिक को तोड़ा जाए तो वो ऊर्जा मुक्त होगी या नहीं? तो इस नाभिक को तोड़ने को ही न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। सारे नाभिक तोड़ के आप न्यूक्लियर फिशन नहीं कर सकते, आपको चाहिए ऐसे नाभिक जो रेडियो एक्टिव हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये लिखवाने में नहीं जा रहा बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ योर जीएस, बट यू शुड नो कि किस तरह से खोजें होती हैं और आपका एक इंटरेस्ट आए साइंस में, इसलिए मैंने ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे नाभिक की खोज हुई और जिससे ये पता चला कि परमाणु का जो मॉडल है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। बाद में बहुत सारी खोज हुई, इनमें भी बहुत सारी चेंजेस आए। चेंजेस का मतलब जब फर्दर रिसर्च हुए तो ये ऑर्बिट कैसे हैं, इनमें फिर इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पिनिंग, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान की बातें हैं, जिसको आपसे क्या कहते हैं, जीएस में नहीं पूछा जाएगा। बट यस, रदरफोर्ड का नाम इंपॉर्टेंट है। ही इज कंसीडर्ड एज father of nuclear physics, and we are going to have some discussion related with nuclear research, so he must be mentioned here. That's why I talked about these experiment.
इससे हमें पता चला कि नाभिक कैसा है। चलिए आइए देखते हैं, हमें बात करनी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर सकें। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, एक्टिवता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी। बच्चों, एक वैज्ञानिक हुए हेनरी बैकुरल। ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि रेडियो एक्टिविटी से बिल्कुल संबंधित नहीं था। ऐसी बहुत सारी खोजें हुई हैं जो कि वो एक्सपेरिमेंट की नहीं हुई हैं, उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं, अचानक से हो गई। उसमें से रेडियो एक्टिविटी की भी खोज है। इन्होंने क्या किया था, यूरेनियम ऑक्साइड को एक अंधेरे कमरे में बॉक्स में रख दिया था और उसके साथ कुछ फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी थी। फोटोग्राफिक प्लेट आपको शायद ध्यान हो, पहले जो कैमरे आते थे उसकी रील होती थी, अब तो डिजिटल कैमरा आ गया है। तो फोटोग्राफिक प्लेट हुआ करती थी जो प्रकाश पाते ही उस पे प्रतिबिंब बन जाते थे। कोई भी रेडिएशन मिले वो प्रतिबिंब बना लेती थी। फोटोग्राफिक प्लेट के साथ इन्होंने यूरेनियम ऑक्साइड को रख के ये भूल गए थे। कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि ये गए और जब इन्होंने यूरेनियम ऑक्साइड निकाला तो देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कई सारे धब्बे बन गए, जबकि कमरा अंधेरा कमरा था, कोई प्रकाश पहुंचता नहीं और आसपास कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई थी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा न हो कि जो यूरेनियम ऑक्साइड का जो ये रॉक मैंने रखा है, छोटी चट्टान रखी हुई है, इसी से प्रकाश निकला हो। और जब उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो पाया कि यूरेनियम से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। इसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। 2He4 हीलियम का एक नाभिक होता है, बीटा एक इलेक्ट्रॉन होता है और गामा रेडिएशन है। ये किरणें निकलती हैं, इन्हें बैकुरल किरणें भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्यूरल रेज। अल्फा, बीटा एंड गामा कहाँ से निकली? यूरेनियम की जो रॉक उन्होंने रखी थी वहां। और इन्होंने कहा कि ऐसी जो ये रेडिएशंस जो निकलते हैं वो सभी तत्वों में नहीं निकलते, कुछ ही तत्वों में निकलते हैं जिनको उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पदार्थ जिसमें यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, थोरियम और भी बहुत सारे जो 90 परमाणु क्रमांक से आगे के जितने भी हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये सारे आते हैं। यहीं से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई है बच्चों, हेनरी बैकुरल ने। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाती है। अब जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाती है तो आगे फिर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उपयोग में लाने के लिए रिसर्च होने लगते हैं। और ये रिसर्च पहुंचता है अपने एपिटॉम पे जब 1952 में, मैं अब सीधे आगे चला जा रहा हूं,
1952 में जर्मन ऑटो हान थे और स्ट्रासमैन, इन्होंने परमाणु बम की खोज की, परमाणु बम बनाया और खोज की इन्होंने श्रृंखला अभिक्रिया की, चेन रिएक्शन की, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया किसने की? ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और ऑटो हान ने कब की? इट वॉज इन अर्ली 40, yes, it was in 1939. 1939 फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और ऑटो हान ने श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है बच्चों, इसको जान लेते हैं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स। एक है बच्चों नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बड़े नाभिक को न्यूट्रॉन की बमबारी करा के छोटे नाभिकों में बदला जाता है, न्यूट्रॉन की बमबारी करा के छोटे नाभिकों में बदला जाता है और 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, साथ ही साथ अपार ऊर्जा निकलती है 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ध्यान है, अभी मैंने बताया था, रदरफोर्ड ने जब बताया परमाणु का मॉडल, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब तोड़ दिया गया नाभिक को, तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज होकर के एनर्जी क्या करती है, 3 नए न्यूट्रॉन निकालती है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये है फिशन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन करना। किसमें? 2 छोटे छोटे अन्य स्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं। स्टेबल का मतलब कि इनमें विखंडन फिर नहीं हो सकता, इनसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं निकलेंगे। तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई निकलना, 3 न्यूट्रॉन निकलना और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलना, ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है। होता क्या है बच्चों, जैसे ही एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के नाभिक को तोड़ता है, बेरियम और क्रिप्टॉन के 2 नाभिक बनते हैं और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो कि अगले यूरेनियम को तोड़ देते हैं, अगले यूरेनियम के नाभिक को तोड़ देते हैं, और कुछ इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलना शुरू कर देती है। आप ऐसे देखने का प्रयास करें, एक यूरेनियम, एक छोटा न्यूट्रॉन, और इससे बनते हैं 3 नए न्यूट्रॉन, ये 3 नए न्यूट्रॉन बने और ये 3 नए नाभिक यूरेनियम के उनसे टकराते हैं।
ये यूरेनियम है बच्चों। अब क्या होता है, अगले स्टेज में इनसे भी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये अगले यूरेनियम से टकराते हैं। कितने? एक से निकला 3, 3 टकराए 3 यूरेनियम से। अगले जो 3 से 3 न्यूट्रॉन निकले वो 9 यूरेनियम से टकराए, और इन सबसे 3 निकलेंगे बच्चों, वो अगले 27 यूरेनियम एटम से टकराएंगे, और अगले 27 से जो 3 निकलेंगे 81, वो अगले 81। तो कहने का मतलब है एक स्टेज पे यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, यहाँ 2 3 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला। अब यहाँ उसका मल्टीप्लाई करते जाइए, हर स्टेज पे सेकंड्स के अंदर ये इतनी तेजी से रिएक्शन बढ़ते हैं एक चेन के फॉर्म में कि बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, इनॉर्मस एनर्जी। और एनर्जी इतनी कि वो 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न कर देती है, करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न कर देती है। यही जो रिएक्शन है बच्चों, इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। और इसी की खोज 1939 में फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और ऑटो हान ने की। और अगर इस श्रृंखला अभिक्रिया को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये परमाणु बम का रूप ले लेगी। और इसी श्रृंखला अभिक्रिया को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए कुछ विधियों द्वारा, तो इस ऊर्जा को हम पीसफुल वर्क में परिवर्तित कर सकते हैं। उसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं विनाश और सृजन दोनों की ऊर्जा का रास्ता एक ही है, नाभिकीय विखंडन। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होता है, तभी आप सृजन कर पाते हैं, अन्यथा विनाश की ओर चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन है उससे अपने जीवन के दर्शन को ध्यान में रखिए। आप में बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी का उपयोग जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में करना है, और आपको करना है। कैसे करना है, उसके लिए आप खुद पे अपना एक नियंत्रण, अपने ऊपर अपना शासन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। तो ये है बच्चों चेन रिएक्शन। इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख लें, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया, इसकी खोज 1939 में ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की। ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की, जिसके आधार पर परमाणु बम बनाया जा सकता है, जिसके आधार पर परमाणु बम बनाया जा सकता है। श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को ही कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को ही कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक बड़े रेडियो एक्टिव परमाणु को न्यूट्रॉन की बौछार करा के तोड़ा जाता है। एक बड़े रेडियो एक्टिव परमाणु को न्यूट्रॉन की बौछार करा के 2 छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, तथा इस प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तथा इस प्रक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगले स्तर पर ये 3 नए न्यूट्रॉन 3 नए नाभिकों को विखंडित करते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। सेकंड के कुछ हिस्से में ही यह विक्रिया एक श्रृंखला का रूप ले लेती है,
और अपार ऊर्जा 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि इस प्रक्रिया को यदि इस प्रक्रिया को समायोजित कर लिया जाए तो नाभिकीय भट्टी के रूप में ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो नाभिकीय भट्टी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को यूं ही छोड़ दिया जाए तो परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो परमाणु बम बनाया जा सकता है। ये हुई बात बच्चों न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन की इंग्लिश वर्जन। चेन रिएक्शन was discovered by Fritz Strassmann and Otto Hahn in the year 1939. In the year 1939, it was basically fission reaction in which one large nuclei is broken by bombardment of neutron to smaller nuclei, and in the process energy is produced, and 3 more neutrons are generated. In next step, these 3 neutrons again break new uranium nuclei. These 3 neutrons break 3 uranium nuclei, and within fraction of second a chain reaction is started. And enormous amount of energy is produced. And the temperature of the level 10 to the power 7 degrees centigrade. So such kind of enormous amount of energy is going to be produced by fission reaction, and the fission reaction, on that very basis atom bomb is formed. On that very basis atom bomb was formed. If we control this chain reaction, then the energy can be produced through nuclear reactor, and when the chain reaction is uncontrolled, it results into atomic bomb. तो बच्चों आज यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फ्यूज़न रिएक्शन को साथ लेके आएंगे और हाइड्रोजन बम की चर्चा होगी। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिसमें T12 है, अर्ध आयुकाल, रेडियो कार्बन डेटिंग है, इनकी चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।